देखिए, ये ईवीएम इस देश का एक अहम मुद्दा है जो भारतीय राजनीति के ऊपर एक दानव की तरह एक इस वक्त जो है डेमोक्रेसी को खाने की कोशिश कर रहा है। ईवीएम का अगर तोड़ हो सकता है कि जितनी भारी तादाद में वोटिंग हो उतना अच्छा है इस देश को बचाने के लिए। और इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से, जो कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोनों आपस में दोनों रिलेटेड हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात से साबित हो जाती है कि देश के बड़े बड़े राजनेता उनसे कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जिन पार्टियों ने इस देश पर हुकूमत की है बरसों बरस तक, उनके नेता कह रहे हैं, जो राज्यों में जिन्होंने हुकूमत की है उनके नेता कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस देश में इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउटफुल हो गई है कि इलेक्शन कमीशन उन राजनेताओं से मिलने से हिचकिचा रहा है। देखिए, ये ईवीएम इस देश का एक अहम मुद्दा है जो भारतीय राजनीति के ऊपर एक दानव की तरह एक इस वक्त जो है वो उसको डेमोक्रेसी को खाने की कोशिश कर रहा है। ये मुद्दा खुद भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के अंदर उठाया था। अडवाणी जी ने इसके ऊपर काफ़ी हंगामा किया था, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर किताबें भी लिखी थी। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, दैट इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर ने 4 दिन पहले दी कि भारत की ईवीएम से ज़्यादा हमारी ईवीएम जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेड है। ये स्टेटमेंट खुद बताती है कि भारत में ईवीएम के सिस्टम पर दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं। ये भारत के लोगों की सोचने की सिर्फ बात नहीं है, आपकी बदनामी दुनिया में हो रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि ईवीएम के मसले पर, चूँकि चुनाव अब बहुत करीब है, अब 2-2.5 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ईवीएम तो ये बदलने वाले नहीं है। तो हमारी भारत की जनता से, जो पिप्पल साहब ने भी कहा, जो मुलायम सिंह ने भी कहा, जो हमारे दोस्त जोश ने भी कहा कि भारत की जनता से जो 30% वोट देने के लिए जो थोड़ा सा परेशान रहती है कि ना दें और डिसाइड कर लेती है, ये अब उनके हाथ में है देश की कि ईवीएम का अगर तोड़ हो सकता है कि जितनी भारी तादाद में वोटिंग हो उतना अच्छा है इस देश को बचाने के लिए। और इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से, जो कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोनों आपस में दोनों रिलेटेड हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात से साबित हो जाती है कि देश के बड़े बड़े राजनेता उनसे कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जिन पार्टियों ने इस देश पर हुकूमत की है बरसों बरस तक, उनके नेता कह रहे हैं, जो राज्यों में जिन्होंने हुकूमत की है उनके नेता कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस देश में इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउटफुल हो गई है कि इलेक्शन कमीशन उन राजनेताओं से मिलने से हिचकिचा रहा है। इसमें वकील मिलना चाहते हैं, दूसरे और लोग मिलना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन उसमें भी उसको दिक्कत है। तो इस सब का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के इशारे पे चल रहा है और जो खेल खेला जा रहा है उस खेल को भारत की जनता समझ रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में उसका जवाब देगी। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन जब वक्त मांगा ना, 4 महीने लगा दिए उसने जवाब देने में इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग ऑन द डायरेक्शन एंड एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। अगर नहीं मान रहा तो आप आंदोलन तो करेंगे। ये जो सांसद आंदोलन भी सख्त कुछ क्या करेंगे आंदोलन बहिष्कार क्यों नहीं करते सब चुनाव का? जब आपकी बातें नहीं मान रहे तो बहिष्कार क्यों करती है? एक मिनट मेरा एक सवाल और इसी से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट के जो सांसद जब सस्पेंड किए गए, कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके खिलाफ जो है जन आंदोलन किया? वो लोग तो उन्होंने आंदोलन डिस्ट्रिक्ट सब इंडिया अलायंस के सब लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किया है। अब वो उनसे पूछिए यहाँ क्यों आए? अखिलेश यादव ना
देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी जवाब देगी, हमारे पूछो ना। हाँ उनके मामला ये है, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को क्या करना है, आप पत्रकार, पॉलिटिकल पार्टियों को जो करना है वो करेंगे, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और न ही उसकी प्रवक्ता है, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते। आंदोलन होना चाहिए। ये इंडिया ब्लॉक का जो अभी जो आप गठबंधन सपोर्ट हुआ में है ना इंडिया ब्लॉक में? इंडिया इसमें समाजवादी पार्टी नहीं आया है, वो बीएसपी भी नहीं आया, लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो बहुत सारे पार्टी में कांग्रेस को पसंद नहीं करता, बोलता है जमींदारी स्टाइल पे चलता है। तो ये जमींदारी स्टाइल को कांग्रेस को निकालना पड़ेगा, ना कांग्रेस इसी को लेकर ही चलेगा। अभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बुला लिया जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी है, अलायंस में है, बीएसपी नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अब पुरानी धारणाएं सब बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जब हम सब सोच रहे हैं नए तरीके से, पॉलिटिकल लीडर्स भी चूंकि उनको पॉलिटिकली सर्वाइव करना है और उनको भी चैलेंजेस उनके सामने भी हैं, तो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, क्या करना है। ये बात इसलिए आए हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हार गई, कांग्रेस राजस्थान में हार गई, कांग्रेस मध्य वो आप पिछली क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कांग्रेस चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज करेगी, अपनी पार्टियों के नेताओं से बात करेगी, कार्यकर्ताओं से बात करेगी, वो करें, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी का मसला है। एज ए सिविल सोसाइटी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटी के तंजीम है, उनके जो प्रमुख हैं, वो लोग की क्या चिंताएं हैं, वो हम आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। आप सवाल पूछ दीजिए सर। ये इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है, जो आपने कहा है कि ये हमारे डिस्ट्रॉय करती है हमारे कल्चर को, अगवाकरण हो रहा है। देखिए नॉट ओनली दैट, आप बताइए, आप पॉलिसी में थोड़ी है। देखिए मैं सिंपल सा एनईपी में पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट दो अलग अलग, टेक्निकल इंस्टीट्यूट या स्किल की पढ़ाई के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट होते थे, और जो नॉलेज बेस्ड थे उनके लिए यूनिवर्सिटियां होती, जहाँ रिसर्च होते थे, पढ़ाई होती, सब्जेक्ट का डीप स्टडीज नॉलेज होते थे। सरकार का ये बहुत ही सुंदर सा प्रयास है कि हम इसको मिक्स कर देते हैं कि सारे जो आपकी नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन थे उसको रोजगार परक बनाया जाए, स्किल बनाया जाए, तो उनको मर्जी का जो है। तो आप सोचिए, जानते हैं क्या क्या कोर्स लाए, मछली पालन, सीपी कैसे बनती है, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो है स्कूलों में, और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई दिल्ली विश्वविद्यालय को सर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बात मैं है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम? ये एजुकेशन, यही मैं बता रहा हूं, पीएचयू में आदर्श बहु बनाने का एक कोर्स आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं, आप समझिए दो चीज, मैं कह रहा हूं आपके यहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए आईआईटीज हैं, आईआईएम है, पॉलिटेक्निक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। भारत सरकार की शिक्षा व्यवस्था थी पहले से स्किल को लेकर के एकदम डिफरेंट था, जिसको स्किल सीखना है वो करें, लेकिन जो फिलॉसफी है, सोशल साइंसेस है, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, उनकी जो स्टडी, जैसे मैं कह रहा हूँ आपकी एजुकेशन व्यवस्था ग्लोबल ऑर्डर में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप ग्लोबल मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं अमेरिका के फॉलो की, उसके हिसाब से जिस तरीके का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके का कोर्स, जिस तरीके का आपका डेमोग्राफी होनी चाहिए, वो है नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, जो एनईपी में बहुत सारे कोर्सेज लाए हैं, वो कोर्सेज इंडियन सोसाइटी के साथ कंपेटेबल भी नहीं है। पॉलिसी में कोर्सेज थोड़ी होते हैं, पॉलिसी में तो ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन होती है, उसके बाद में कोर्सेज वगैरह बनते हैं। नहीं, आप सर एक मिनट, अब मैं बता दूं, देखिए आप कोर्सेज जब करें ना, कोर्स डिजाइन होता है। अभी भी जो एनईपी आई है 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसमें 4 साल का अभी तक सिलेबस नहीं बना, तो बन जाएगा सर, वो तो पॉलिसी। अच्छा सुन लीजिए, जब क्या प्रॉब्लम है, यही पॉलिसी मैं कह रहा हूं, एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन। सर हमारा आज का विषय नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आज का विषय नहीं है सर, इस पे दिया हुआ है ना। नहीं, हमने ये दिया है पॉलिसी जो है, जिस तरीके से जो पिछले 10 साल में जो 9 साल में जो कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। वही मैं सही डालिए ना, इसमें आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया हुआ है, मैं उसी के लिए आपको बिल्कुल बिल्कुल इसको बिना मतलब ठीक से बताए हुए, और पूरा सेंट्रलाइजेशन का इशू है। मैं बता दूं, वो एग्जैक्टली बता रहे थे, जो बीएचयू में कैसे अच्छा वो बनाने, ये पॉलिसी अगर बच्चों को स्कूलों में टीच करना है,
तो ये पॉलिसी आपके इस हिसाब से ठीक है क्या? क्या पॉलिसी सर? जो आदर्श बहु आदर्श बहु है। पॉलिसी में कहाँ लिखा है सर? ये तो इम्प्लीमेंटेशन पे हो रहा है पॉलिसी। Sources नहीं, ये पॉलिसी में कहाँ लिखा है सर? मैं पॉलिसी में होगा नहीं ऐसी कोई चीज पॉलिसी में नहीं है। आपने कोई पॉलिसी पढ़ी नहीं है। आपने पॉलिसी पढ़ी है? पॉलिसी में कहाँ लिखा है वकालत करना है? तो ठीक है, आप किसी का सपोर्टर हो। नहीं, एक मिनट पॉलिसी देखिए, जब भारत सरकार का कोई भी जब सरकार की पॉलिसी बनती है, कुछ चीज जो है एकदम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी होती, लेकिन उसके पीछे एक इंटेंशन होता है। मैं आपको कहा ना कि आप यूनिवर्सिटियों में मछली पालन और जो बेसिक एजुकेशन है वहां पर स्किल की शिक्षा में आप जो है बाल काटना, बढ़ई का काम करना, ये स्कूलों में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि लोग ये है, ये ड्राफ्ट है बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल आप बेसिक एजुकेशन। दूसरी चीज एजुकेशन पे फोकस है। आप सुनिए, दूसरी चीज है कि आप लिखा है कि यूनिवर्सिटी जो है बिल्डअप इंटेंसिव स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड फैकल्टी। मतलब अब आपके यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस को पूरा अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करके सरकार नहीं लेगी। 10 करोड़ से ज्यादा लोन दिल्ली विश्वविद्यालय ले चुका है, अभी तक लोन लिया है। पहले होता था ग्रांट मिलता था, सरकार ग्रांट देती थी जिससे इंस्टीट्यूशन चलते थे। इंस्टीट्यूशन पब्लिक का सब्जेक्ट था, पब्लिक वेलफेयर था। अभी उसको हर इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है कि आपको अपना कॉलेज चलाना है, तो यू हैव टू गवर्न अकॉर्डिंगली योर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड कैसे करना है आपको। ये जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस हो जाएगी, आपको अपने से चलाना है। जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू का दो इसमें बाद में बात आपसे बात 9 करोड़ का बजट। एक पॉइंट है सर, ये बाकी आप प्लीज स्पीक, लेट मी कंप्लीट। आप आपस में बात कर रहे हैं। 900 करोड़ का बजट को 400 करोड़ बजट कर दिया। वी हैव टू लीव बाय हो गया क्लियर हो गया। मेरा एक सवाल है कि बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। दूसरा सवाल, जिस तरह आप लोग लगातार जो है अखिलेश यादव के लिए बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में वो आए, वो बार-बार अपना पीडीए अलायंस की भी बात कर रहे हैं, और यूपी में एक बड़े समाज का ये भी मानना है कि अगर अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में आते हैं, है वो तो पार्ट आते हैं क्या मतलब? सर सुन लीजिए पूरी बात, वो है या नहीं, वो अपना पीडीए अलायंस की भी बात कर रहे हैं। अगर आपको देखेंगे तो अगर वो आते हैं इंडिया अलायंस में, तो ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी को पूरी तरह से वॉकओवर मिल चुका है, क्योंकि अदर देन यादव जो भी ओबीसी है वो अखिलेश यादव के साथ अलायंस में, इंडिया अलायंस को वोट नहीं करने जा रही है। ये ग्राउंड पे भी ऐसी बातें हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, अभी तक कल का भी उनका स्टेटमेंट है कि इंडिया अलायंस, खास बिल्कुल एक्सप्लिसिटली उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि वो तो हम क्या उन्होंने माजी में कहा है, पास में व्हाट ही हैड सेड, हम तो जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसको मान रहे हैं कि ही इज पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, और जो वो मीटिंगों में भी शिरकत कर रहा है इंडिया अलायंस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा कोई आदमी, तब तक हम नहीं कह सकते कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। कांग्रेस के नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब जो यादव वोट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। देखिए वो आप दूसरी बात कर रहे हैं। अभी तो पहला बात ये कि इंडिया अलायंस का एक गठबंधन मजबूत होना चाहिए। अब किसका वोट किसको ट्रांसफरेबल है वो बात की बात है। अगर इंडिया अलायंस में, यही तो सवाल जमीन पे हो रहा है कि अगर इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव आते हैं, अरे भाई हैं, वो आते हैं क्या मतलब है? नहीं, वो अपना पीडीए अलायंस की बात नहीं, अभी वो है अलायंस नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।